इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार। तो इन सब में जो मैंने एंजॉय ढूंढा, उन सब में जो सिमिलर था उसका नाम एंजॉय था। पॉइंट टू बी नोटेड। उन सब में जो सिमिलर था उसका नाम एंजॉय था। क्या सिमिलर था? चेंजमेंट। चेंजमेंट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजॉयमेंट। चेंजमेंट का नाम एंजॉयमेंट है, यानी परिवर्तन का नाम मनोरंजन है। अब मान लो कल साइंस का पेपर है, तो साइंस से हम मैथ तो चेंज करेंगे नहीं, कोई मतलब निकलने वाला नहीं। और साइंस से हम मूवी चेंज करते थे तो अंडर कॉन्फिडेंस में आते थे। अब ऐसा क्या किया जाए कि कॉन्फिडेंस भी बना रहे और एंजॉयमेंट भी आ जाए? तो कुछ अव्वल दर्जे के जो एंजॉय फीलर होते हैं वो क्या करते हैं, साइंस में चैप्टर टू चैप्टर चेंज करके भी एंजॉय पा लेते हैं, जो कि चेंजमेंट का नाम एंजॉयमेंट है। अब मान लो कल एक ही चैप्टर का टेस्ट है, तो क्या चेंज करें? टू पैरा चेंज करके भी एंजॉय फील कर लेते हैं। कुछ और होते हैं तो लाइन टू लाइन चेंज करके भी कर लेते हैं। वो सबसे अव्वल दर्जे के जो होते हैं वो वर्ड टू वर्ड चेंज में भी एंजॉय फील कर लिया करते हैं। और पढ़ते वक्त वर्ड टू वर्ड चेंज तो मिल ही रहा है, ऐसा तो नहीं कि हम एक वर्ड पर रुके होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिसको अपने एफर्ट्स में एंजॉय करना आता है उसको अलग से एंजॉय के लिए एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, और जो अलग से एंजॉय के लिए एफर्ट लगाता है परिणाम निकलता है अंडर कॉन्फिडेंस। बात समझ में आई? महाराज ये वाली बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक चीज़ और आप उत्तर दे दो कि कोई भी काम कंटिन्यू करा जाए तब अच्छा माना जाता है कि कुछ ब्रेक लेके किया जाए तब अच्छा माना जाता है? कई बार लगता है कुछ ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद नया उत्साह आता है, फिर हम अच्छा करने लग जाते हैं। जैसे भैया ने प्रश्न किया था ना कि उत्साह रहता है, फिर बीच में ब्रेक ले लेते हैं, फिर महाराज आए तो उत्साह आ जाता है। कई बार पूजा करने का कोई पंडित जी आए, भैया जी आए, महाराज जी आए, उन्होंने पूजा करने के लिए बहुत मोटिवेट किया, हम करने लग गए, और जैसे ही वो गए ख़त्म कर दिया, फिर पुनः किया। अब लगातार हम करते रहते हैं तो बीच में थोड़ी सी उदासीनता सी, बोरियत सी आने लग जाती है ना? ऐसे एक प्रश्न किया कि महाराज जी थोड़ा ब्रेक लेके काम करना चाहिए कि कंटिन्यू करना चाहिए? अब इसको एक एग्जाम्पल से हमने समझाने का प्रयास किया। सुनो, लकड़ी होती है ना, लकड़ी क्या बोलते हैं? लाकड़ क्या बोलते हैं यहाँ पर? लाकू, लाकुड़। हाँ, कपास को कापूस बोलते हैं, लकड़ी को लाकड़ बोलते हैं। चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो वो लाकड़ है जो, हाँ, लकड़ी हम तो अपनी हिंदी में बोल रहे हैं, हाँ, बोलने में समझ जाएगा। तो वो लकड़ी है, मान लो एक, उसको कोई काटने वाला लकड़हारा है, काट रहा है। उसके पास तीन तरीके हैं। एक तो उसको कुल्हाड़ी से काटे। अब कुल्हाड़ी से काटते वक्त देखना, वो लकड़ी यदि है वो कुल्हाड़ी से वो उस पर काटने का प्रयास कर रहा है, तो क्या काटते वक्त जो उस चोट लगी उस लकड़ी पर वो 1-2 सेकंड की, उसके पहले और उसके बाद कई सेकंड गए। मतलब पीछे ले जाने में हाथ और यहाँ तक लाने में 5-7 सेकंड लग सकते हैं, 5 सेकंड लग सकते हैं, लेकिन काटते वक्त कितना? सिर्फ 1 सेकंड जो चोट लगी। इसमें क्या हो रहा है? एफर्ट कम, गैप ज़्यादा, है ना? प्रयास तो कम और बीच में गैप ज़्यादा। लकड़ी कट जाएगी लेकिन फिनिशिंग कैसी आएगी? फट जाती है, कटती कम फटती ज़्यादा है वो, है ना? दूसरा तरीका है आरी से काटने का। देखो ना, ये दृष्टांत कई बार काम आते हैं, आपने भी देखे होंगे, लेकिन इनको देख करके चिंतन की दिशा जिनकी बन जाती है वही फिर हर उस वस्तु को देख करके अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करता रहता है, भले ही वो कितना भी दुर्लक्ष वस्तु क्यों ना हो। अब आरी है, आरी से काटने का प्रयास कर रहा, तो आरी में भी 2 दांतों के बीच में जो गैप है, जो उसके दांते होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? कटर। तो वो जो उसमें क्या हो रहा है, जितना एफर्ट है उतना ही गैप है। मतलब जितना काटने का समय है उतना ही काटने के बाद रिलैक्स करने का समय है। कट जाती है, लेकिन फिनिशिंग उससे तो अच्छी है। किससे अच्छी? कुल्हाड़ी से। लेकिन अभी उतनी स्मूथनेस नहीं आई, ठीक है ना? और एक होती है कटर मशीन जो राउंड से चलती है, उसमें भी एफर्ट है
और उसमें भी थोड़ा सा गैप है, बहुत माइन्यूट सा गैप है वहाँ पर। तो जहाँ पर एफर्ट ज़्यादा और गैप कम और कंटिन्यू चल रहा है, तो वो रेडी टू फर्नीचर हो गई है ना, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा फिनिशिंग आती है। इसका मतलब है जहाँ पर लगातार यदि प्रयास चलते रहते हैं, गैप तो उसमें भी होता है क्योंकि समय इतना सूक्ष्म होता है कि वो कब निकल जाता है पता ही नहीं लगा पाते। बोलते वक्त भी हम बोल भी रहे हैं और बीच में विराम भी ले रहे हैं, गैप भी ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन यदि हम बहुत देर तक गैप ले जाएं तो बात का अर्थ आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत फास्ट बोलने लग जाएं तो भी अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो बीच में गैप इतना कम हो ताकि आपके पुरुषार्थ की दिशा तथा चलती रहे, तो उसी पुरुषार्थ में समीचीनता आती है, उसी पुरुषार्थ में फिनिशिंग आती है। ये तीनों दृष्टांतों से आप समझ गए होंगे कि एफर्ट और गैप में कितना अंतर होना चाहिए। बीच में गैप मिल रहा है, लेकिन जिसको गैप पाने की चिंता ज़्यादा है उसकी फिनिशिंग, उसका परफेक्शन सबसे कमज़ोर होगा, और जिसको गैप मिल रहा है ऐसा विश्वास है वो गैप भी पाता रहता है और एफर्ट भी लगाता रहता है और फिनिशिंग भी अच्छी पाता रहता है। बात समझ में आ रही है? हाँ महाराज, समझ में तो आ गई, लेकिन कई बार ऐसा लगता है आज थोड़े से ये लोग बोर हो रहे होंगे। समझ में आ रही है बात? हाँ, कसं काय झाला? हाँ, इतना समझ में आ गया। देखो, अपनी भाषा किसको समझ में नहीं आती। इसी अपनी भाषा को लेकर के एक बात मैं कह दूं, क्योंकि गुरुदेव ने पिछले कुछ वर्षों से इस भाषा को लेकर के एक मूवमेंट, जिसको कहना चाहिए एक अभियान प्रारंभ किया, जिस अभियान को हम सबको प्रारंभ करना चाहिए था और हम सब प्रारंभ नहीं कर पाए। गुरुदेव ने हम सबकी चिंता करते हुए प्रारंभ किया। गुरुदेव जो भी चीज़ जो सार्वभौमिक उपयोगी होती है, विश्वव्यापी होती है, अपने चिंतन में लाते हैं, उसका पूरे विश्व में तहलका मचे बगैर नहीं रहता। मैं कुछ दृष्टांत देना चाहता हूँ। जब गुरुदेव ने ये भाषा संबंधी बात कही कि मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, उसी वक्त यूपीएससी के पाठ्यक्रम से इंग्लिश की अनिवार्यता खत्म हो गई। हालांकि अभी भी इंग्लिश में आता है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। जिस वक्त गुरुदेव ने हथकरघा की बात कही, उसी वक्त आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक नारा दिया, खादी फॉर फैशन, खादी फॉर नेशन। और खादी में है करोड़ों लोगों को रोजगार देने की ताकत। जिस वर्ष गुरुदेव ने शिक्षा नीति के बारे में बात कही और शिक्षा नीति के साथ साथ ऐसी वो सब बातें हैं जो वाकई में गुरुकुल पद्धति से होनी चाहिए, उसी साल के कस्तूरी रंगन, जो इसरो के फॉर्मर चेयरमैन थे, जो नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए अध्यक्ष बनाए गए थे, उन्होंने गुरुदेव के समक्ष उनसे मार्गदर्शन लेकर के जब वो ड्राफ्ट तैयार किया एनईपी का, यानी कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी का, तो जो मसौदा तैयार हुआ, उस मसौदे में सर्वप्रथम यदि किसी संत का नाम आया तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का नाम आया। और भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ गुरुदेव ने अपने जेहन में चिंतन के रूप में लाई, वो पूरे जीवन में और पूरे विश्व में तरंग की तरह फैल गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो निर्मल मन से और निर्मल उद्देश्य के बारे में और स्वपरोप कल्याण के बारे में सोचते हैं, उनका वो सोच भी इतना पावरफुल बन जाता है कि पूरे विश्व को हिला के रखता है। तो अब जो भाषा की बात कही, कई लोगों के मन में प्रश्न उठ सकता है, बोले महाराज जी भाषा तो भाषा है, चाहे हम इंग्लिश से पढ़ें चाहे मराठी से पढ़ें, क्या फ़र्क पड़ता है? चाहे इंग्लिश से पढ़ें चाहे हिंदी से पढ़ें, क्या फ़र्क पड़ता है? भाव समझ में आने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आप उन देशों की लिस्ट उठा के देखो, लिस्ट तो आपको मिल जाएगी। जिस देश में शिक्षा पद्धति अपनी मातृभाषा में है, वो सारे के सारे देश विकसित देश बन गए आज। और जो देश जिनकी जीडीपी भारत की जीडीपी से भी कमज़ोर है, अथवा 20 ऐसे देशों की लिस्ट उठा के देखो जिसकी सबसे कम जीडीपी है, वो सारे के सारे देश दूसरी देश की भाषा में अपना शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और 20 ऐसे देश जो सबसे विकसित माने जा रहे हैं, वो सारे के सारे अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इंग्लिश में नहीं कर रहे।
अब आप सबके जो हाथों में जो मोबाइल्स हैं ना, अधिकांश के हाथों में सैमसंग का मोबाइल होता है। ये कंपनी कहाँ की है? कोरियन कंपनी है। और कोरिया की कंपनी होते हुए भी इजराइल जैसा देश जो नई दिल्ली से भी छोटा है तो देश, लेकिन आपकी राजधानी से भी छोटा है पॉपुलेशन की दृष्टि से, उस देश में भी जब ये कोरियन कंपनी अपने सैमसंग के गैजेट्स प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है तो हिब्रू भाषा में करती है। जब इतनी छोटी सी पॉपुलेशन जिस देश की है, उस देश में भी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते वक्त वो उसकी भाषा में देने के लिए मजबूर है। हमारा देश तो इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा बाजार है, ऐसा हमारी कौन सी मजबूरी है कि उसको यहाँ पर हमें सर्व करने के लिए इंग्लिश में पूरे गैजेट्स और उसके जो एप्लीकेशंस देने पड़ते हैं। ये कमजोरी या मजबूरी सैमसंग की नहीं, ये कमजोरी हम सब की है कि हम ही मांग करते हैं कि तो हमें इंग्लिश में दो। दूसरा, अब ये वाली बात कि यदि इंग्लिश नहीं आती है तो फिर आपके लिए अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगा, और अच्छा जॉब नहीं मिल पाएगा तो हिंगोली बहुत समस्या बन जाएगी, क्योंकि यहाँ तो सब लोग के दिमाग में एक ही चीज़ है, जॉब मिलना चाहिए। हालांकि बाहर तो ये बहुत बड़ी समस्या सुलझने वाली है, लेकिन हिंगोली के लोग तो अधिकांश जॉब होल्डर्स हैं, बल्कि अच्छे अच्छे घरानों के बच्चे भी पहले, हाँ एक्सपीरियंस के लिए जॉब करना अलग विषय है, लेकिन जॉब होना ही ये जो दिमाग में है, ये हमने हिंगोली में थोड़ा सा ज़्यादा देखा है ना। चलो इसकी भी हम बात करते हैं। अब ये जो बुखार है ना, ये जापान तक भी पहुंचा, क्योंकि सारे जापानीज जो हैं, जापानी में अपना पूरा चाहे वो स्कूली एजुकेशन हो चाहे वो आगे की एजुकेशन हो पाठ प्राप्त करते हैं। लेकिन अब माहौल तो है, यहाँ की हवा जब वहाँ पहुँच गई तो वहाँ भी कहा कि नहीं, इंग्लिश सीखना आवश्यक है। तो जापान तो किसी चीज़ को जल्दी स्वीकार नहीं करता जब तक रिसर्च ना कर ले उस पर। तो जापानीज ने रिसर्च की कि विद्यालयीन समय में, यानी स्कूली टाइम में, जितना हम अपने स्कूली बच्चों को इंग्लिश सिखाएंगे 12वीं तक, तो कोई एक जापानी बच्चा 12वीं तक जितना इंग्लिश सीखता है, 12वीं पढ़ने के बाद उतनी इंग्लिश सिर्फ 3 महीने में सीख सकता है। तो जो काम 3 महीने में हो सकता है उसके लिए हम 12-15 साल खर्च क्यों करें? और कोई 12वीं तक तो उसको जॉब तो करनी नहीं, बिजनेस तो करना नहीं। अब जो वर्ल्ड वाइड ट्रेड करने वाली बात कहते हैं, तो वह जॉब करने वाली बात कहते हैं, और एमएनसी में आपको जॉब तभी लगेगा जब आपके पास इंग्लिश हो। आपको जान करके हैरानी होगी, जब बड़े बड़े कंपनीज अपने किसी प्रोडक्ट को ऐसी जगहों पर लॉन्च करते हैं जहां पर लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले अपने एम्प्लॉयर को ये बोलते हैं तुम पहले वहाँ की भाषा सीखो। कंपनी में जॉब करने के पहले तो इंग्लिश आनी चाहिए आपको, लेकिन जब आपको वहाँ पर अपॉइंट करते हैं तो वहाँ कहते हैं पहले तुम कन्नड़ सीख करके आओ, तब कर्नाटक में हम लॉन्च करेंगे। तुम मराठी सीख कर आओ, तब जाके हमारे प्रोडक्ट को तुम महाराष्ट्र में बेच पाओगे। अरे भाई, आपने तो हमारा पूरे 15-20 साल इंग्लिश सीखने में खर्च कर दिए, और जब जॉब लगी तब बोले तुम मराठी सीखो, अब तुम कन्नड़ सीखो। तो जब मेरे लिए कन्नड़ मराठी सीखनी थी जॉब करने के लिए, तो इंग्लिश क्यों सीखी मैंने? इससे एक भ्रम है, ये पूरा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के कारण ही हम उस इंग्लिश के मायाजाल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और जॉब करने की जहाँ तक आपके अंदर जिद है, एक चीज़ सुन लो, आप लोगों के, अब ये सबकी मन की बात मैं कहना चाह रहा हूँ, बच्चों के भी, आप लोगों के भी, और अच्छे जो स्वाध्यायशील उनके मन की बात भी। आप लोग चूँकि अच्छे श्रावक हैं, सबके मन में एक चीज़ तो होगी कि या तो हम समय रहते साधु बने, और नहीं बन पाते तो कम से कम श्रावक जीवन का अंत तो समाधि मरण के साथ करें, है कि नहीं? यहाँ पर सभी लोगों के मन में बात है। समाधि मरण सब चाहते कि नहीं चाहते? आप ये लोग नहीं चाहते, अन्य लोग भी चाहते हैं, जैनेतर भी चाहते हैं। कैसे चाहते हैं महाराज? वो भी ये कहते हैं भाई यार, कुत्ते की मौत ना मरना पड़े। ये क्या मतलब हो गया? मतलब जो कुत्ते की मृत्यु होती है वो बहुत संक्लेश के साथ होती है, तो संक्लेश के साथ मुझे ना मरना पड़े। इस संक्लेश के साथ नहीं मरने का उनकी भाषा में एक अलग अर्थ है, और आपने उसको और परिष्कृत कर दिया तो समाधि मरण की भाषा हो गई। हालांकि उनमें और आप में अंतर है, लेकिन फिर भी वो भी चाहते हैं कि मरण तो शांति के साथ हो। आप चाहते हैं कि शांति के साथ साथ सम्यक के साथ भी हो, इतना। अब समाधि के समय की बात एक कल्पना करो आप,
मान लो आपका बीच में कोई अकाल मरण नहीं होता और क्रम क्रम से आप अपनी आयु पूरी करते करते वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं। सुनना, आपकी मतलब की बात कह रहा हूँ और जॉब के साथ जोड़ रहा हूँ इस बात को, समाधि को। हर व्यक्ति का लक्ष्य समाधि मरण, चाहे साधु बन के पाओ चाहे श्रावक बन के पाओ, है ना? क्या सबका है कि नहीं? किसका नहीं? हाथ उठाओ। अच्छा, सबका है। समझदार है महाराज, हाथ उठा के फंसना है क्या? तो सुनो, अब समाधि यदि लक्ष्य है तो उस वक्त जब आपकी क्रम क्रम से आयु क्षीण होकर वृद्धावस्था की ओर आप जा रहे हो, उस वक्त इंद्रियां काम करना कम कर देती हैं, मन भी शिथिल होने लग जाता है। जब इंद्रियां शिथिल हो गई, मन शिथिल हो गया, उस वक्त आपकी यदि कोई चीज़ काम करती है तो सिर्फ और सिर्फ आदत। अब देखो, ये बात समझ में आई कि उस समय जो हमारा काम होगा आदत के अनुसार काम होगा। अब जो व्यक्ति जॉब करता है उसकी डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर होती चली जाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार।